नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल तैयारी जीत की में। और आशा है कि आप सभी जमकर तैयारी कर रहे होंगे अपने जो भी वैकेंसी निकली है स्नातक स्तर की झारखंड में। और जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि आपका कोई भी अगर शंका है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। और काफ़ी कमेंट्स आए हैं तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबका जवाब दे सकूं। तो पहला जो कमेंट है वो पीके गुप्ता जी का है, जिन्होंने पूछा है सर हम आपको ANAR का एग्ज़ाम मतलब का जो वहाँ एग्ज़ाम होता है जो आप बोले थे टाइपिंग और MS ऑफिस का एग्ज़ाम। अच्छा, तो देखिए जो टाइपिंग का जो है एग्ज़ाम ASO के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में उससे पिछली वीडियो में शायद बताया था कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो ऑफिसर लेवल के लिए होते हैं। तो आपके जो 3 एग्ज़ाम होते हैं वो उसमें से एक होता है हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण। तो हिंदी टिप्पण का मतलब टाइपिंग नहीं होता है, टिप्पण का मतलब होता है नोटिंग, जो कि फाइल में एक तरफ नोटिंग लिखी जाती है। और ड्राफ्टिंग, प्रारूपण मतलब ड्राफ्टिंग यानी कि एक लेटर बनाना। तो आपको उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोई पत्र आया है मान लीजिए भारत सरकार से, और आपको डायरेक्शन जैसे देना है सभी ज़िलों को कि आप जो है मान लीजिए कोविड ही आ रहा है तो आप कोविड के लिए प्रिकॉशन वगैरह ले। तो इस टाइप के मान लीजिए कोई लेटर आ गया तो आपको एक नोटिंग बनाना है जिसके अंदर वो सारे पत्र के बारे में लिखते हुए कि ये पत्र कहाँ से आया है, क्या इसमें भारत सरकार का डायरेक्शन है, और हम लोग को इसमें आगे क्या करना चाहिए, एक प्रपोजल बना के उसको पुटअप करना होता है अपने सेक्शन ऑफिसर को। तो उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं, उसमें टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा जो एक कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर के टेस्ट में आपका टाइपिंग का स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए 2 लाइन आपको टाइपिंग करना है तो आप जिसको टाइपिंग नहीं भी आती है वो वर्ड देख देख के 2 लाइन इजीली टाइप कर सकता है। और फिर उसको फॉर्मेटिंग करना, वो आपको एक ट्रेनिंग दे दी जाएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे हम इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, कैसे इसका फ़ॉन्ट या इसका लैंग्वेज बदल सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी सिंपल सा प्रोसेस है जो आप जब काम करेंगे तो मेरे को लगता है काम करते करते भी सीख जाएंगे, और नहीं भी सीख पाए तो इसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन दे दिया जाता है, आप उसमें आसानी से वो सब पास कर पाएंगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है एक राघव रंजन जी का कि ASO का डिपार्टमेंट भी चेंज होता है या जिसमें पोस्टिंग होती है इनिशियली उसी में रिटायरमेंट तक रहना होता है। तो राघव जी, जो इसमें कभी भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो एक बार जब ASO के रूप में आप जिस डिपार्टमेंट में चले गए, अगर कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, सरकार का कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो आप लगभग जब तक आप ASO नहीं बन जाते हैं तब तक आप उसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग रहते हैं। यहाँ तक कि अभी ASO में जो प्रमोशन हुआ है 2013 बैच का, उनका भी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न है आप लोग, क्योंकि आप लोग अभी तक आए नहीं हैं तो उनको अभी भी ASO का ही जॉब करना पड़ रहा है। तो जैसे ही आप लोग आते हैं तो उनका भी फिर ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ट्रांसफ़र बहुत कम होता है आपका लाइफ में, मुझे लगता है 2 या 3 या मैक्सिमम 4 बार ही ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन श्री नितिन हेम्ब्रम जी का, तो उन्होंने पूछा है कि UPSC का तैयारी करने का टाइम निकाल जाएगा क्या ASO में। तो नितिन जी, इसमें जो है डिपेंड करेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है। अगर वहाँ पर वर्कलोड कम है तो नेचुरल है कि आप टाइम निकाल पाएंगे। और मान लीजिए अगर वहाँ पर आपको समय नहीं मिलता ऑफिस में, तो आपके पास समय है सुबह
10 बजे आपको ऑफिस निकलना है तो आप 10 बजे तक में जितना भी समय आप निकाल सकते हैं। शाम को मान लीजिए आप 7 बजे तक घर आएंगे तो रात में अगर आपके पास ऑप्शन है। और इसके अलावा फिर वीक में 2 दिन का तो फुल्ली रेस्ट है, सैटरडे संडे, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड सरकार में जो छुट्टियां हैं वो भी काफ़ी मिलती हैं। तो अगर इतने में आपका तैयारी हो सकता है तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यूपीएससी का तैयारी थोड़ा सा हाई लेवल का तैयारी है। इस जॉब में रहते हुए उस एग्ज़ाम को निकालना काफ़ी कठिन है। फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप में कितना टैलेंट है, आप कितना तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद एक अनिल कुमार जी का प्रश्न है, एएसओ का वर्क कंप्यूटर वर्क होता है क्या? मुझे कंप्यूटर पर काम करने में प्रॉब्लम होता है। तो अनिल जी, एएसओ का जो काम है वो कंप्यूटर का नहीं होता है। एएसओ जो है उसका वर्क है फाइल का। लेकिन जो आजकल जो है जो लेटर टाइपिंग और नोटिंग ये सब कंप्यूटर पे ही करना इजी रहता है, क्योंकि आप लेटर जो लिखवाएंगे वो तो नेचुरल है कि कंप्यूटर पे लिखवाएंगे। तो उसके लिए आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर मिल जाता है जो आपके लिए आप जो जो बोलते हैं वो उसको लिख देता है। और नोटिंग जो है वो आप चाहें तो अगर ज़्यादा लंबा नहीं है तो हाथ से लिख दीजिए, और ज़्यादा बड़ा अगर नोटिंग लिखना है तो बेटर है कि उसको कंप्यूटर पे लिखवाइए, क्योंकि उसमें मान लीजिए कुछ चेंज वगैरह करना हो तो ऐसा नहीं हो कि आपको फिर से पूरा लिखना पड़े। तो बड़ी बड़ी नोटिंग जो है वो कंप्यूटर में ही टाइप करवाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर आपको कंप्यूटर में काम करने में प्रॉब्लम है तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप एग्ज़ाम को में जो कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन आएंगे आप उसको ठीक से निकाल लीजिए, और यहाँ आके धीरे धीरे आप सब चीज़ सीख जाइएगा। अमन अंसारी जी का क्वेश्चन है कि 11:40 वीडियो में क्वेश्चन का आंसर सर आपने कंप्लीट नहीं दिया है। अच्छा, तो देखिए जो वो मेरी गलती है कि मैंने उस क्वेश्चन को मैं ठीक से समझा नहीं। तो उसमें मेनली आपने पूछा था कि जो अदर जॉब में हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आप किसी भी जॉब में हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पर एक एप्लीकेशन देकर और एनओसी ले लेना है एग्ज़ाम देने के लिए या फॉर्म भरने के लिए। तो वो आपके डिपार्टमेंट में जो भी प्रोसेस होगा आप उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पर एक एप्लीकेशन दीजिए, इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं और इस फॉर्म को भरने और एग्ज़ाम देने के लिए हमको परमिशन ग्रांट की जाए। तो वहाँ पर आपको जो भी वहाँ का रूल रेगुलेशन है, जैसे कि रेलवे में रूल है कि अगर आप ऑलरेडी 4600 ग्रेड पे में हैं तो आप उससे ऊपर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप 4600 में हैं तो 4600 के इक्विवेलेंट ही आप जा रहे हैं दूसरे जॉब में तो वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कंडीशन वो आपका डिपार्टमेंट आप जानिए, लेकिन आपको एक एनओसी ले लेना चाहिए। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दे दीजिए कि मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, और ज्वाइनिंग अगर आपको डेट दे दी जाती है कि आपको इतना तारीख को ज्वाइनिंग करना है तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, वहाँ से रिलीविंग में होकर मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगा। तो आप 1 महीने के अंदर, यानी कि यहाँ से जितना तारीख को आपको ज्वाइनिंग का डेट दिया है उससे 1 महीने के अंदर आपको वहाँ से रिलीव होके प्रॉपर चैनल से टेक्निकल रेजिग्नेशन के साथ आपको वहाँ से आ जाना है। नहीं तो होगा ये कि आपको यहाँ ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी, लेकिन जो आपका लियन है, जो कि जैसे कि सेंट्रल में जो काम करते हैं उनको 2 साल का लियन मिलता है अगर वो टेक्निकली रिजाइन करके जाते हैं। तो अगर आप यहाँ आ गए हैं और खुदा ना खास्ता है कुछ उल्टा पुल्टा होता है, आपको ये नौकरी पसंद नहीं आती है, या कोर्ट की वजह से या सरकार का कोई डिसीजन ऐसा हो जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप फिर से पहली वाली नौकरी को जाके ज्वाइन कर लें। तो वो जो 2 साल का लियन एक तो आपको मिल जाएगा, दूसरा आपका जो भी वहाँ का सर्विस पीरियड है वो यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा अगर आप झारखंड सरकार में हैं तो पहले से, और दूसरी सरकार में हैं तो आपका सर्विस पीरियड तो ऐड नहीं होगा, यानी कि आपका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होने जाने वाला नहीं है।
केवल आपका टेक्निकली आप आ जाइएगा, और अगर वहाँ पे पहले से आपका जीपीएफ है या एनपीएस का तो कोई लेना देना नहीं है। अगर जीपीएफ है तो वही अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरह के कुछ फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो जो पहले से जॉब में है वो टेक्निकल रिजिग्नेशन लेके ही आए। इसके बाद सूरज झा जी का प्रश्न है, सर एएसओ का पूरा झारखंड में किस तरह का पावर होता है? देखिए झारखंड में, पूरे झारखंड में एएसओ का पावर क्या होगा ये आप समझ ही सकते हैं। एएसओ जो है सचिवालय में अपने ऑफिस के अंदर सबसे निम्न स्तर का पदाधिकारी होता है। तो वो पूरे झारखंड में उसका क्या पावर होगा? कुछ पावर नहीं होगा। हाँ, तो इसमें आपके पास कोई पावर नहीं है, केवल कर्तव्य है। झारखंड में, पूरे झारखंड में आपका पावर का कोई यहाँ पर बोलबाला नहीं होगा। पावर तो झारखंड में सरकार का चलता है और आप सरकार नहीं है। यहाँ पर एएसओ एक सबसे निम्न स्तर का पदाधिकारी होता है, बस। संजय मेहता जी का प्रश्न है, सर आप कैसा प्रिपरेशन किए थे एएसओ का एग्ज़ाम क्रैक एक ही अटैम्प्ट में? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है? तो देखिए मैंने जब तैयारी की थी तो हम लोग के समय में सिलेबस कुछ अलग था। उसमें आपका लैंग्वेज जो था वो नहीं था। तो हम लोग का जो बाकी जो है पैटर्न वो तो सेम था। जो 150 क्वेश्चन आपके हैं थर्ड में, वही हम लोग का पैटर्न था। तो उसके लिए जो तैयारी थी वो नॉर्मल तैयारी थी, कोई स्पेशल तैयारी नहीं थी। मैं पहले रेलवे का तैयारी कर रहा था, तो रेलवे के तैयारी से मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला। और उसके जो क्वेश्चन आंसर जो है, खासकर मैथ्स के, रीजनिंग के या जीके जीएस के, वो सारे लगभग इसी लेवल के रहते हैं। तो उस तैयारी का भी फ़ायदा मिला और इसके लिए स्पेशल तैयारी करनी पड़ी। छुट्टी लेकर, मैं पहले रेलवे में था तो छुट्टी लेकर कुछ दिन अच्छे से तैयारी करनी पड़ी इसके लिए। मेंस के लिए, खासकर पीटी के लिए खास तैयारी नहीं थी, लेकिन मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ी। तो तैयारी तो करनी पड़ती है इसमें। और प्रीवियस ईयर का जो जहाँ तक प्रश्न है, तो प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। लेकिन वही क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है, तो आप केवल उसको एक रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं कि इस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। शुभम कुमार जी का प्रश्न है, ड्यूटी के दौरान अपना लैपटॉप से आधा एक घंटा कुछ अपना पर्सनल काम कर सकते हैं या नहीं? तो शुभम जी, ये तो डिपेंड करेगा आपके ऑफिस के ऊपर। पर्सनल लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे खूब सारे कंप्यूटर मिल जाएंगे आपको। तो डिपेंड करेगा। वैसे आधा एक घंटा काम करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, पर्सनल काम आदमी कर सकता है, इतना कोई भारी नहीं है। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि अगर आप रोज़ करना चाहते हैं तो रोज़ के लिए आपके पास उतना समय है कि नहीं, आप पर कितना बर्डन दिया गया है काम का। तो शुरू में मुझे लगता है कि आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाएगा, आप आराम से अपना काम कर पाएंगे। बाद में जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आप पे काम का बर्डन भी बढ़ता जाएगा। आनंद जी का प्रश्न है, यार ये जॉब में न ही पावर है न पैसा, फिर इस जॉब में बाकी जॉब का कंपैरिजन में क्यों प्रेफर करेंगे? तो आप फील्ड का जॉब से इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। सही बात है कि इसमें पावर नहीं है, पावर इस सेंस में नहीं है क्योंकि आप ऑफिस में सबसे निम्न स्तर के पदाधिकारी हो जाते हैं, इसलिए पावर तो यहाँ पे है नहीं। और दूसरा है कि पैसा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन फैक्टर है वो है आपका फैमिली लाइफ, यानी कि जीवन में हर चीज़ पैसा और पावर नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज़ है आपकी फैमिली लाइफ, कि आप अपने बाल बच्चों के साथ समय बिता पाते हैं कि नहीं अच्छे से। क्योंकि फील्ड में अगर आप जाइएगा तो सबसे पहले तो वहाँ पर आपको 6 दिन का वीक होता है वर्किंग के लिए।
तो आपको छुट्टी मिलेगी 1 दिन की। और आपका अगर फैमिली आप हर जगह तो आप लेके रखिएगा नहीं, हो सकता है शुरू में बढ़िया जगह आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आप वहाँ पे फैमिली रख लीजिएगा। 3-4 साल बाद आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है तो फिर अपने बाल बच्चों को लेके दूसरी जगह जाइएगा। वहाँ पर आपके बाल बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ से वो डिस्टर्ब होकर फिर दूसरे में जाएंगे, तो जगह जगह आप बदल नहीं पाइएगा। एंड में आपको थक हार के अपनी फैमिली को एक जगह सेटल करना पड़ेगा और वहीं पढ़ाना होगा। तो पैसा होते हुए भी आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाइएगा, ये सबसे मेन फैक्टर है। दूसरा है मानसिक शांति। फील्ड के जॉब में आपको थोड़ा सा हेक्टिक जॉब ज़्यादा रहता है, आप पर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा बनिस्बत कि आपको सचिवालय में एसओ के पद के। तो कुछ फैक्टर हैं, तो आप ये आपकी मर्जी, आप को जो पसंद है आप उसको चुनिए। आप फील्ड वाले जॉब को टॉप प्रायोरिटी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रंजीत कुमार जी का प्रश्न है 1 वीक में कितना वर्किंग डे होता है? रंजीत जी 5 डे होता है, लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे ऑफिस में नहीं है जहां पर कि 6 डे वीक हो, तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि वो मात्र एक ही एग्जांपल है शायद, कि अगर आपकी पोस्टिंग एडवोकेट जनरल के ऑफिस में हो जाती है तो वहाँ पर 6 डे वीक होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको हाई कोर्ट के हिसाब से छुट्टियां भी मिलती है और वर्किंग आवर भी उसी हिसाब से होता है। यानी कि वहाँ 5 बजे शाम को छुट्टी हो जाएगी, लेकिन सचिवालय में आपकी 6 बजे छुट्टी होगी। और वहाँ पर छुट्टियाँ जो गर्मी की छुट्टियाँ और शीतकालीन छुट्टियाँ जो मिलती हैं एक साथ बल्क में 15 दिन 20 दिन की, वो भी आपको मिलेंगी। लेकिन सचिवालय में आपको फ़ायदा ये है कि आपको 5 दिन का वीक मिलेगा और छुट्टी लेकिन यहाँ पर 6 बजे तक होगी। तो कुछ 19-20 दोनों में है, लेकिन मोस्टली आपकी पोस्टिंग सचिवालय में ही होने वाली है। वहाँ पर बहुत कम पोस्ट है, एडवोकेट जनरल के ऑफिस में 10-15 सीट है वहाँ पर शायद। स्वाति झा जी का प्रश्न है, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं एज एन एसओ ज्वाइन करती हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है, तो क्या एसओ बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि एसओ का दिन भर फाइल वर्क करना पड़ता है, जो कि एक तरह से पढ़ाई करना ही है। सर ऐसा तो नहीं होगा कि दिन भर फाइल वर्क करने की वजह से ब्रेन पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का वर्कलोड मिलता है। देखिए, शुरू का 2-3 महीने तो आपको फ्री रखा जाएगा, इतना आप पर काम का बोझ नहीं लादा जाएगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको नए नए काम आपके कार्य आवंटन में जुड़ते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दिन भर जो है हेक्टिक वाला ही जॉब रहता है, धीरे धीरे कुछ कुछ काम जो करते करते वो रूटीन वर्क का काम हो जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा मेंटली लोड नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ जैसे योजना वगैरह का काम मिल गया तो वहाँ पर हमेशा आपको दिमाग दौड़ाते रहना पड़ेगा, नए नए आइडियाज़ लेके आने पड़ेंगे, उसमें नए नए उसमें टेंडर टाइप का कुछ काम मिल गया तो उसमें तो आपको काफ़ी हेक्टिक वाला कार्य मिल जाता है। अगर टेंडर वाला काम करना पड़ जाए तो वो डिपेंड करेगा आपको काम कैसा मिला है। लेकिन आपको आगे जो पढ़ाई जारी करनी है तो इसके लिए मेरे हिसाब से बहुत यूपीएससी टाइप का एग्ज़ाम क्रैक करना इस जॉब में आकर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको पढ़ाई करने का समय उतना नहीं मिल पाएगा। सिकंदर जी का प्रश्न है, सर एसओ किसी भी मिनिस्टर का ओएसडी भी बन सकता है क्या? हाँ, ओएसडी मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो बनाया जा सकता है, बन सकते हैं आप इजीली। प्रवीण कुमार जी का प्रश्न है, बीएसओ का प्रमोशन के बारे में बताएं सर। तो देखिए, बीएसओ के संबंध में, प्रमोशन के संबंध में मैंने एक पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है। मैं बोलिएगा तो आपको रिप्लाई में एक उसका लिंक भेज दूंगा,
लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उसको आसानी से जाके देखिए और उसका जो भी प्रमोशन का जो लेवल है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। चंदन कुमार जी का प्रश्न है, सर पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर 250 में से कितना क्वेश्चन सही करने पर मेरिट बन जाएगा? देखिए वो तो अब डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। अगर बहुत ज़्यादा कठिन लेवल है तो हो सकता है कि 150 क्वेश्चन में भी आपका निकल जाए, और अगर इजी रहता है तो हो सकता है कि 200 पे भी ना निकले। तो ये डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या बनाया जाता है। इसके बाद है रोहित उरांव जी का, सर एग्ज़ाम में सीट्स सेल हो रहा है क्या? क्योंकि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के लोग अपना लोगों के लिए पैसा लेकर सीट सेल करते हैं। देखिए ऐसा तो कोई जानकारी मुझे नहीं है, और अगर आपको इस तरह की कोई जानकारी है कि कहीं सीट सेल हो रहा है तो आप बिल्कुल आप उसको कंप्लेन दर्ज कराएं, FIR कराएं, क्योंकि अगर इस तरह का हो रहा है तो ये लाखों कैंडिडेट के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और मुझे वैसे सूचना नहीं है और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि ये सीट सेल हो पाएगी। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व हैं वो इस तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं लोगों से पैसा वसूलने के लिए, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, इस एग्ज़ाम में सीट सेल होना लगभग असंभव है। सिकंदर कुमार जी का प्रश्न है, सर मैं UPSC का स्टूडेंट हूँ, आफ्टर बिकमिंग ASO क्या मैं UPSC प्रिपरेशन का वक्त दे पाऊँगा? मैंने पहले बता दिया है एक क्वेश्चन के में कि आपको उतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप UPSC क्रैक कर पाइएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर दिवाली बोनस कितना मिलता है इसमें? दिवाली बोनस यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है भाई। दीपा कुमारी जी का है, सर ग्रेड पे क्या होगा? ग्रेड पे ASO के लिए 4600 ग्रेड पे है, और उसका जो स्टार्टिंग होता है वो 44,900 बेसिक से होता है। 757 रवि जी का प्रश्न है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है क्या? चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस झारखंड में अभी नहीं मिलता है। अमिताभ गोराई जी का प्रश्न है, ASO का पोस्टिंग होम जेल डिपार्टमेंट में होता है और क्या पावर होता है? देखिए पोस्टिंग तो आपका हो जाएगा, होम डिपार्टमेंट में होता है और कारा में भी होता है, लेकिन पावर के बारे में है कि पावर मेरे हिसाब से ASO का कुछ नहीं होता है। उसका जो काम है वो ऑफिशियल काम है। हाँ, निचले ऑफिसर के साथ अगर आपका जान पहचान हो गया तो कुछ आप अपना इन्फ्लुएंस वहाँ डाल सकते हैं, लेकिन पावर ऑफिशियली कुछ नहीं होता है। मंगेश कुमार जी का प्रश्न है, ASO को वीक में कितना दिन काम करना पड़ता है? तो नॉर्मली 5 डेज वीक है मंगेश जी। आशुतोष जी का प्रश्न है, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स सर, काइंडली लेट मी नो द नंबर ऑफ हॉलीडेज एंड ASO हैव। तो नंबर ऑफ हॉलीडेज पहले तो आपने जो अप्रिशिएट किया है उसके लिए आपको थैंक यू, और दूसरा चीज़ है कि नंबर ऑफ हॉलीडे जो है वो CA जो है कैजुअल लीव वो 14 दिन मिलता है साल में। महिलाओं को 2 दिन एडिशनल मिल जाता है हर महीने में स्पेशल लीव के रूप में, और अर्न लीव 11 दिन पर 1 दिन होता है, यानी कि साल में लगभग 32-33 दिन आपको अर्न लीव भी मिल जाता है। और जो नेशनल हॉलीडे की बात कर रहे हैं आप, तो उसके लिए ये मैंने एक डाल दिया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, छुट्टियों का पूरा विवरण है। और इससे ज़्यादा भी आपको जानकारी चाहिए तो आप DOP झारखंड में जाइए और वहाँ पर नीचे कैलेंडर है, मंथ वाइज आप कैलेंडर देखते जाइए, आपको छुट्टियों का आइडिया इजीली मिल जाएगा। सोरेन जी का प्रश्न है, ASO में छुट्टी आसानी से मिलती है क्या? ये छुट्टी के लिए किसी को प्रभार देकर छुट्टी लिया जाता है? देखिए जब भी आपकी पोस्टिंग होगी ASO के रूप में, आपका कार्य आवंटन होगा, तो आपकी जगह जब आप छुट्टी में रहेंगे आपकी जगह कौन प्रभार में रहेगा ये प्री डिसाइडेड हो जाता है। यानी कि जो कार्य आवंटन बनेगा उसमें लिख दिया जाएगा कि अगर आप
अवकाश में हैं तो आपकी जगह वो कार्य कौन करेगा, और इसमें आपको भी काम मिलेगा अगर दूसरा कोई छुट्टी में जाता है। यानी कि अगर एक डिपार्टमेंट मान लीजिए 3 एएसओ हैं, तो ए अगर छुट्टी में रहता है तो उसका काम मान लीजिए बी को आवंटित रहेगा, बी है तो उसका सी को रहेगा, सी है तो उसका ए को रहेगा। तो इस तरह से कार्य इस तरह से आवंटित कर दिया जाता है कि छुट्टी में भी वो काम पूरी तरीके से बाधित ना हो। हालांकि जिसका काम है उसी को करना पड़ता है, भले वो 1 हफ्ता छुट्टी के बाद आए, बस उसके कुछ इमरजेंसी कार्य जो हैं उसका जो प्रतिस्थानी है वो कर देता है, लेकिन वो केवल इमरजेंसी काम ही करता है। बाकी आप जब भी आइएगा छुट्टी के बाद, आपको इतना सारा जो है लेटर आपको मिलेगा अपने टेबल पर। काजू जी का प्रश्न है, किस विभाग में सबसे ज़्यादा काम होता है और किस विभाग में सबसे कम काम होता है? देखिए, विभाग के आधार पर काम को मापना जो है मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मैंने सब विभाग में तो काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी एक ही विभाग में कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही विभाग में एक एएसओ के पास ज़्यादा काम है और दूसरा एएसओ जो है आराम से बैठा हुआ है, ये भी कंडीशन हो जाती है। सजल लकड़ा जी का प्रश्न है, झारखंड नई भवन नई दिल्ली में कुल कितनी सीटें हैं एएसओ की? देखिए, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम होगी तो 3 या 4 सीट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। प्रवीण पांडे जी का प्रश्न है, सर मैं पुराना फ़ोटो डाला हूँ, दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, पुराना डालिए चाहे नया डालिए, फ़ोटो जो है आपके शक्ल से, अभी जो वर्तमान शक्ल है उससे मैच करनी चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत कर सकता है कि आपका जो फ़ोटो है वो आपसे मैच नहीं कर रहा है। तो इसका ध्यान रखिए, जो भी फ़ोटो डाल रहे हैं, अभी तो आपके पास ऑप्शन है उसको कुछ एडिट करने का शायद, तो आप ऐसा फ़ोटो डालिए कि आपको कोई पहचान ले उस फ़ोटो को देखकर। खुशबू भगत जी का प्रश्न है, सर एएसओ का पद में लड़कियों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना? जी नहीं, एएसओ में लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियों के लिए सबसे जो बेस्ट पोस्ट है इन सभी में से, वो सबसे ज़्यादा एएसओ ही है। आपको सचिवालय में काफ़ी सेफली एनवायरनमेंट मिल जाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि महीना में आपको 2 दिन एक्स्ट्रा स्पेशल लीव भी मिल जाता है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है यहाँ पर, और काफ़ी महिलाएं यहाँ पर कार्यरत रहती हैं सचिवालय में, तो आपको बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं होगा। इसके बाद शुभम राजवर्क जी का प्रश्न है, झारखंड सेक्रेटरीट के एएसओ पोस्ट में ट्रेनिंग में भारत दर्शन कराते हैं? जी नहीं, भारत दर्शन नहीं होता है। यहाँ पर ट्रेनिंग में आपको अगल बगल के कुछ एरिए के दर्शन कराए जाते हैं। जैसे हम लोग के ट्रेनिंग में हम लोग को और माझी बेड़ो इस तरह के कुछ एरिए का दर्शन कराया गया था, वहाँ का टूर कराया गया था, ताकि आप जान सकें कि ब्लॉक लेवल पर गांव में सरकार की क्या योजनाएं चल रही है, वहाँ तक क्या पहुँच है। तो इस टाइप के कुछ टूर कराए जाते हैं, लेकिन भारत दर्शन का कोई प्रश्न नहीं है। सोनू कुमार जी का प्रश्न है, सर मैं इग्नू से ग्रेजुएशन किया है, फॉर्म भरते समय कॉलेज का नाम मैं क्या लिखूं, समझ नहीं आ रहा है। तो इग्नू से आप किए हैं तो आप इग्नू ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछे हैं कि सर जो ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है वो फॉर्म कैसे भरें, डिटेल से बताएं। ओपन यूनिवर्सिटी से देखिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ऐसा तो ऑप्शन नहीं आ रहा होगा कि आप ओपन से अगर किए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। रोहित रामपुर जी का प्रश्न है, एससी कैटेगरी में एएसओ का कट ऑफ कितना जा सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है रोहित रामपुर जी, वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल पर। वैभव आनंद जी का प्रश्न है, सर पास्ट ईयर पेपर पढ़ के जेएसएससी क्लियर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। खाली पास्ट ईयर पेपर आप पढ़ के 3 पेपर हुए हैं, 4 पेपर हुए हैं, तो आप उसको पढ़ के आप सोच रहे हैं कि ये क्लियर कर पाएंगे, तो ये तो असंभव है। खूब पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। पीके गुप्ता जी का प्रश्न है, एएसओ बन जाने के बाद
कितनी बार इंटरनल एग्ज़ाम होता है और किस चीज़ का और कब कब होता है प्लीज़ सर। देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया है कि 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण, और एक विभागीय परीक्षा होती है जिसमें 3 पेपर होते हैं। तो वो तीनों पेपर क्लियर करना, हिंदी टिप्पण प्रारूपण का पेपर क्लियर करना और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्लियर करना आवश्यक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट बाधित हो जाएगा। अगर आप हिंदी टिप्पण वाला पेपर पास नहीं करते हैं, और आपका प्रमोशन बाधित हो जाएगा अगर आप कंप्यूटर वाला और विभागीय परीक्षा पास नहीं करते हैं। एक पूरन दत्ता जी का प्रश्न है कि जेएसएससी सीजीएल अच्छा रहेगा या जेएसएससी पीजीटी। तो मेरे ख्याल से पीजीटी जो है वो 4800 ग्रेड पे का है, और यहाँ पर आपका जो एएसओ में भी अगर आप आइएगा तो ये 4600 ग्रेड पे का है। तो नेचुरल है कि पीजीटी जो है वो हायर पेइंग पोस्ट है, तो आप पीजीटी अपना प्रेफरेंस में रखिए। अभिषेक कुमार जी का प्रश्न है कि पेपर 2 में हिंदी का सिलेबस का वीडियो बनाइए सर, कौन सा बुक बढ़िया बुक का बताइए। तो पेपर 2 में हिंदी का जो सिलेबस है वो तो आप अपना नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, और उस पर मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी उसकी तैयारी की, तो उस पर मेरा वीडियो बनाना कोई आपके लिए लाभकारी नहीं रह पाएगा। अमित कुमार जी का प्रश्न है, सर प्रैक्टिस सेट में दोनों पेपर मिलाकर 150 क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या सही अप्रोच है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, 150 आप कर पा रहे हैं तो अच्छा है, और इसको बेटर करिए और इसको ले जाके 200 तक पहुंचाइए। अमित कुमार जी का ही प्रश्न है कि सर क्या झारखंड भवन दिल्ली में भी पोस्टिंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर सीट वैकेंट है कि नहीं। संजना राव जी का प्रश्न है, सर ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर में कंपैरिजन वीडियो बनाइए प्लीज़। तो देखिए, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर दोनों पर मैंने वीडियो बना दिया है, और कंपेयर जो करना है वो आप आपस में कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर ज़्यादा बढ़िया पोस्ट है ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के तुलना में। स्लीपी म्यूजिक का प्रश्न है, सर एज एन एसओ ज्वाइन करते ही फर्स्ट मंथ से कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट मंथ से कितना सैलरी मिलेगा ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अगर आपकी पोस्टिंग रांची में होती है एसओ के रूप में तो लगभग 75,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। चंदन प्रकाश जी का प्रश्न है, सर हाईकोर्ट एएसओ के मुकाबले कैसा पोस्ट है सचिवालय एएसओ का। देखिए, हाईकोर्ट एएसओ के मुकाबले में तुलना की जाए तो सचिवालय एएसओ का पोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उदाहरण है, जो हाईकोर्ट असिस्टेंट में रहते हुए एग्ज़ाम देके उन्होंने सचिवालय एएसओ का पद ज्वाइन किया है, तो नेचुरल है कि हाईकोर्ट एएसओ से बेटर है सचिवालय एएसओ। सत्यम मिश्रा जी का प्रश्न है, अदर स्टेट वाले के लिए क्या प्रोविज़न है सर। तो देखिए सत्यम जी, अदर स्टेट वाले जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और जो भी आरक्षित कैटेगरी है वो रिजर्व है सब झारखंड स्टेट के निवासियों के लिए। तो आप चाहें अदर स्टेट वाले तो वो जनरल में जो 40% सीटें हैं उसमें compete कर सकते हैं। इसके बाद शुभम जी का प्रश्न है, एएसओ पोस्ट के नीचे कितने स्टाफ होते हैं प्लीज़ बताइए। देखिए, एएसओ जो पोस्ट होता है पहले तो पदाधिकारियों में सबसे नीचे लेवल का पोस्ट हो गया। उसके नीचे आपके नीचे जो काम करने वाले मिलेंगे वो कंप्यूटर ऑपरेटर मिलेंगे जो आपके लिए लेटर टाइप करते हैं, जो आपके लिए नोटिंग टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके नीचे कुछ प्यून मिल सकते हैं, होमगार्ड मिलेंगे, यही सब मिलेंगे। आपके नीचे कोई पदाधिकारी कार्यरत नहीं होगा। जब आपका पहला प्रमोशन होगा एसओ के रूप में तब भले आपके नीचे कुछ एएसओ कार्यरत मिलेंगे। फिर शुभम जी का प्रश्न है, एएसओ किस किस डिपार्टमेंट में
किस प्रकार के वर्क होता है, शॉर्ट में थोड़ा बताइए। देखिए, डिपार्टमेंट में एसओ के पास जो काम होता है वो होता है फाइल का डीलिंग करना। तो फाइल का डीलिंग, जैसे कि लेटर आता है, लेटर को आपको फाइल में लगा के उसको प्रोसेस करना होता है। या फिर आपको अगर कोई योजना दे दी जाती है तो बिना पत्र के भी आपको काम शुरू कर देना होता है, क्योंकि वहाँ पर मान लीजिए टेंडर निकालना है, वहाँ पे आपको नया संकल्प तैयार करना है, योजना में कुछ बदलाव करने हैं, पॉलिसी डिसीजन होता है, तो बिना पत्र के भी वहाँ पर कार्य शुरू करना पड़ सकता है। तो डिफरेंट टाइप के वर्क है, लेकिन मेन है आपका फाइल को डील करना। फाइल को डील करने के लिए जो भी है आपको फाइल में लगाकर और नोटिंग में अपना प्रस्ताव बनाना होता है। प्रस्ताव जो है वो आप अपनी काबिलियत पर, अपने अनुभव के आधार पर बनाना सीख जाते हैं, या फिर अपने से ऊपर पदाधिकारियों से जाकर विमर्श भी कर सकते हैं कि इसमें कैसा प्रस्ताव बना दिया जाए। तो उसी टाइप में आप कोई प्रपोजल तैयार करते हैं और वो फिर आगे बढ़ता है। अगर उसमें कुछ त्रुटि होती है तो उसमें डायरेक्शन लिख के फिर नीचे आ जाता है, फिर आपको प्रस्ताव में सुधार करना पड़ता है। तरह तरह के मिसलिनियस टाइप के काम होते हैं। ज़्यादातर सचिवालय में पॉलिसी डिसीजन होते हैं, योजनाओं को लागू करने के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं, जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ पत्राचार किया जाता है, डीसी के साथ पत्राचार किया जाता है, योजनाओं का अनुश्रवण किया जाता है। बहुत सारे तरह के मिसलेनियस कार्य होते हैं जिसको डिफाइन करना यहाँ पर मुश्किल है। कमिंग सून जी का प्रश्न है, सचिवालय सैटरडे और संडे ऑफ रहता है क्या सर? जी हाँ, सचिवालय सैटरडे संडे ऑफ रहता है। शेखर जी का प्रश्न है, सर एसओ पोस्ट में ऑनरेरियम, बोनस, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस और हर 3 साल में बैग का पैसा मिलता है क्या? देखिए, एसओ के पोस्ट में बोनस, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस और बैग का पैसा, ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। ऑनरेरियम का जहाँ तक सवाल है तो ये मिलता है, लेकिन बहुत ही इसकी राशि जो होती है बहुत कम होती है। देखिए, एक तो लिमिट है 5000 मैक्सिमम साल में, और दूसरी एक लिमिट और लगा दी गई है कि एक ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए। तो यानी कि अगर वहाँ पर 25 स्टाफ कार्यरत हैं और सबको ऑनरेरियम देना हो तो 4000 रुपये मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। तो वो ऑफिस पे डिपेंड करता है, यानी मैक्सिमम आपको 5000 रुपये ऑनरेरियम मिल सकता है साल में, जो कि बहुत ही मामूली सी रकम है। इकराम जी का प्रश्न है, एसओ के लिए कितना रैंक मैक्सिमम होना चाहिए? तो जनरल की जो सीट है एसओ में वो लगभग 350 के आसपास है, तो 350 रैंक मिनिमम आपकी आनी चाहिए। मृत्युंजय जी का प्रश्न है कि सर झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है क्या? जी हाँ, झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सबका लगभग एनपीएस कटना बंद हो गया है और सबको जीपीएफ नंबर भी अलॉट हो चुका है, सबका जीपीएफ कट रहा है। उसका प्रश्न है, एसओ में क्या क्या काम करना पड़ता है, डिटेल में बताइए। डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा है एसओ के काम के बारे में। एक सन्नी जी का प्रश्न है कि एबीओ और एसओ में अंतर और पावर के बारे में। एबीओ क्या है ये मुझे पता नहीं है, आप एबीओ में समझाएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ डिटेल में। जोनी कुमार जी का प्रश्न है, अभी कौन से बैच तक सेक्शन ऑफिसर में प्रमोशन हुआ है? 2013 बैच प्रमोट हो चुका है, अब 2016 की बारी है अगले साल। टीना का प्रश्न है, सर अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, सर्जरी कराना पड़े तो हॉस्पिटल का सारा खर्च गवर्नमेंट देगी या खुद करना पड़ेगा? तो देखिए, मेडिकल के लिए सरकार की काफ़ी गाइडलाइन बनी हुई है। छोटे मोटे ऑपरेशन, छोटे मोटे जो इलाज है वो आप अपने खर्चे पे कराइए, और बड़े जो सर्जरी वगैरह का जहाँ तक आपने पूछा है तो कुछ स्पेशल केस के लिए उन्होंने हॉस्पिटल भी डिसाइड करके रखे हैं। और इसके अलावा अगर उन हॉस्पिटलों में उन सर्जरी का उस इलाज की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी भी हॉस्पिटल से इलाज कराइए, लेकिन
उसका जो रिम्बर्समेंट है, उसकी प्रतिपूर्ति है, वो आपको यहाँ पर उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। वो आपको एक मेडिकल बोर्ड है, वहाँ से उसको अप्रूव कराना पड़ता है, और वो जो भी उसमें खर्चा लगा है उसमें एक राशि स्टैंडर्ड राशि होती है, वो अप्रूव करती है। मान लीजिए आपका खर्चा अगर 1 लाख लग गया है तो हो सकता है कि आपको उसमें 60,000 ही आपका रिम्बर्स हो। तो आपके सभी प्रश्नों के लगभग उत्तर मिल गए हैं, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। और अभी भी कुछ आपके क्वेश्चन हैं तो फिर इस वाले वीडियो में आप कमेंट डालिए, फिर मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊँगा। और आपको यही मेरा सुझाव है कि आप मन लगाकर टाइम टेबल बनाकर जितना भी समय है उसका सदुपयोग कीजिए, उसको पढ़ाई में लगाइए। और मैं झारखंड के जीके से संबंधित अब तक कुल 6 वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं खाली समय में। यानी कि अपना पढ़ाई का समय जो है वो केवल किताबों और नोटबुक के आधार पर पढ़ाई कीजिए। और ये जो वीडियो वगैरह आप देख रहे हैं ये आप खाली समय में, स्पेयर समय में अपना देख सकते हैं। और मैंने जो अब तक 6 वीडियो बनाए हैं झारखंड जीके के लिए, उसको भी आप देखिए, उससे भी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और अगले वीडियो में मैं फिर आपके बाकी के प्रश्नों के उत्तर लेके आ जाऊंगा जो आज के आप कमेंट में डालेंगे। और इसके अलावा और भी वीडियो लेके आऊँगा झारखंड के जनरल नॉलेज से संबंधित। थैंक यू।